हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फिजिक्स फर्रे और मैं हूं यश स्वामी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। देखेंगे आपको सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट आई बटन में मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो अभी तक अपन ने 11 फिजिक्स की मैकेनिक्स वाले पार्ट में 2D तक के वीडियोस कवर कर लिए हैं। ठीक है ना। आपको इन वीडियोस का जो पीडीएफ चाहिए शॉर्ट नोट्स का, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए गाइस, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का अपना चैप्टर है एनएलएम। तो अभी अपन शुरू करते हैं। ठीक है ना। एनएलएम का मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम की कोई भी पार्टिकल यदि मूवमेंट करता है, कोई भी बॉडी मूवमेंट करती है, तो कौन कौन से रूल्स उस पर अप्लाई होने चाहिए, वो रूल्स अपन न्यूटन्स के अकॉर्डिंग देखते हैं अपन इसमें। ठीक है ना गाइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आते हैं इसमें नीट में कम से कम भी 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 एनएलएम से, पुली सिस्टम से, फ्रिक्शन से, इन सब चीजों से देख आते हैं गाइस। ठीक है ना। और फ्रिक्शन के लिए अपन नेक्स्ट पार्ट बना लेंगे। ठीक है ना, फ्रिक्शन को अलग से करेंगे। तो ठीक है गाइस, अभी अपन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है अपोज इन द चेंज इन द स्टेज। ठीक है ना, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी फिनोमिना है जो किसी भी बॉडी के स्टेज में चेंज को अपोज करता है। जैसे कि ये इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यदि बस चल रहा है, ठीक है ना, तो ये बस के रुकने को अपोज करेगा। यदि बस सीधा चल रहा है और घूमने का ट्राई कर रहा है, तो ये उसके घूमने को, टर्न मारने को अपोज करेगा। इसी को बोलते हैं अपन इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू होता है एम, मास के। ठीक है, इसके इनर्शिया के एग्जाम्पल भी आपने देखे हैं कि सडनली जो यदि अपन टर्न लेते हैं तो अपन घूम बार की तरफ जाके गिरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें, एक्सेलरेशन जब होता है अपनी किसी भी गाड़ी में तो अपन पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, वो सब चीजें इनर्शिया की वजह से होता है गाइस। ठीक है, अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। ठीक है ना, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है। ठीक है, देखो मोमेंटम को अपन पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में करेंगे। तो पी इक्वल टू होता है एम वी। ठीक है ना, तो पी वेक्टर इक्वल टू एम वी वेक्टर। ठीक है, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट कितनी हो गई, एम फॉर के जे और वी फॉर मीटर अपॉन सेकंड हो गया। और डायमेंशन भी अपन निकाल लेंगे, एम के जे के लिए एम हो गया और एल टी माइनस 1 हो गया वेलोसिटी के लिए। ठीक है गाइस, अब देखते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो देखते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको याद है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है गाइस, हाफ एम वी स्क्वायर। या अपन P इक्वल टू एम वी जब पुट करेंगे, V इक्वल टू पी बाई एम से अपन ये निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m। देखो ये वाला फॉर्मूला है ना, पी स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ओनली फॉर सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए अप्लाई करेंगे गाइस। क्योंकि P एक वेक्टर क्वांटिटी है। P एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब इसमें खूब सारे पार्टिकल होते हैं ना, तो अपन उसका वेक्टर सम करके अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करते हैं गाइस। इसलिए केवल सिंगल पार्टिकल के लिए ये यूजफुल सही से रहता है। ठीक है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, जैसा कि आपको पता है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को अपन डायरेक्ट नंबर्स की तरह ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के लिए अपने को वेक्टर के डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है। ठीक है, देखो पहली कंडीशन बनती है, आपको बोला गया है कि यदि किसी सिस्टम में मोमेंटम जीरो हो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। देखो जीरो तो इसलिए हो सकता है कि P इक्वल टू एम वी होता है। यदि मैंने बोल दिया कि V जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो मान लेते हैं। पर ये देखो काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो भी हो सकता है। ये कौन सी कंडीशन में हो सकता है, देखो दो पार्टिकल है, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में और सेम वेलोसिटी और सेम मास के दो पार्टिकल है जो अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। देखो तो ये कितना हो गया, P इक्वल टू एम वी, तो ये कितना हो गया, P इक्वल टू माइनस एम वी। अब देखो यदि अपन इसका मोमेंटम का ऐड करेंगे ना, तो वो जीरो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो थोड़ी ना होगा, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, वो तो हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है ना, तो मोमेंटम जीरो होने वाली कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। लेकिन यदि काइनेटिक एनर्जी ही जीरो है, यदि पार्टिकल ही रेस्ट पे है, तो फिर मोमेंटम किस बात का आएगा, तो इसलिए मोमेंटम जीरो ही होगा हमेशा। ठीक है, देखो परसेंट चेंज वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन के बेस पे। ठीक है, तो परसेंट चेंज क्या होता है, चेंज इक्वल टू होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू सो। ठीक है ना, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई 2m। अब देखो काइनेटिक एनर्जी उसमें बोलेगा यदि मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास के साथ चेंज कैसे बताएगा, तो इससे ऐसे करते हैं। ठीक है, यदि मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम के साथ कैसे चेंज बताएगा, तो ये अपन इसको ऐसे मान लेते हैं, 100 वाले से निकालते हैं। आप जब क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करोगे ना, तब समझ जाओगे कि इनिशियल को 100 मान लेते हैं, फिर उसको फाइनल मानते हैं, ऐसे करके वो आप जानते हो। ठीक है, इतना टाइम नहीं है ना गाइस कि ये सब चीजें एक्सप्लेन करूं। अब देखते हैं न्यूटन्स के लॉज, देखते हैं एक एक करके। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया।
फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, मतलब वो ही हो गया इनर्शिया वाला कि स्टेज चेंज का विरोध करेगा, स्टेज चेंज को अपोज करेगा वो। इसके एग्जांपल देखो, सडन ब्रेकिंग देखो अपन लगाते हैं ना तो अपन आगे की तरफ जाके गिरने लगते हैं। क्यों गिरने लगते हैं? क्योंकि अपना बॉडी है ना, वो अपना बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही बस में सडन ब्रेक लगे तो अपना इनर्शिया क्या बोलता है कि मेरे को तो रुकना नहीं है, मेरे को तो पहले जैसे ही चलते रहना है। तो अपने को रुकने का विरोध कर रहा है, अपने स्टॉपिंग का विरोध कर रहा है, इसलिए वो अपने को आगे की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, वैसे सेम टू सेम होता है टर्निंग ऑफ कार। जब अब कोई कार सडन टर्न लेती है तो अपन बाहर की तरफ फेंके जाते हैं। ठीक है ना गाइस। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या होता है गाइस कि जो एफ एक्सटर्नल है ना, किसी भी बॉडी पे जो भारी फोर्स आरोपित किया गया उसका वैल्यू होता है dp अपॉन dt। मतलब हो गया मोमेंटम में चेंज की रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। ठीक है गाइस, तो अपन एफ एक्सटर्नल को लिखते हैं dp अपॉन dt। ठीक है, ओनली फॉर एक्सटर्नल फोर्स ये अप्लाई होगा। ठीक है, अब ये इंस्टेनियस है तो एवरेज के लिए आपको पता है एक ड्यूरेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो इसी को अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, चूंकि एफ इक्वल टू dp अपॉन dt ये अपने को सेकंड लॉ से पता चल गया। अपने को पता है कि p इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब देखो फोर्स एक वेक्टर है और मोमेंटम भी एक वेक्टर है, तो एफ इक्वल टू डी और पी की जगह अपन ने लिख लिया एम वी अपॉन डी टी। ठीक है, अब अपन ने वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से देखा था कि जब मल्टीपल करते हैं तो कैसे करते हैं, तो एफ इक्वल टू एक बार इसको बाहर लेके इसका मल्टीपल कर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार वी इसको बाहर लेके इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो अब इसको ओपन करेंगे जब अपन, तो एफ इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। देखो डी वी अपॉन डी टी हो गया चेंज इन वेलोसिटी और डी एम अपॉन डी टी हो गया चेंज इन मास। ठीक है, यदि मास चेंज हो रहा है तो ये अप्लाई करते हैं, यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये अप्लाई करते हैं। देखो अब इस फॉर्मूले के दो कंडीशन हो सकती हैं। देखो एक तो एक कंडीशन हो रही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो इस केस में ये वाला स्टेप है ना, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब इसको मास को जीरो से गुना करेंगे तो ये पूरा स्टेप ही जीरो हो जाएगा, तो यही बचेगा। तो इस कंडीशन में तो बच गया एफ इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी और चेंज इन मास। ठीक है ना, देखो ये फॉर्मूला कब लगता है, देखो थ्रस्टिंग पे लगता है। इसको बोलते हैं अपन थ्रस्टिंग मतलब प्रणोद बल होता है ना, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो एक थ्रस्ट लगा रहा है, मास बर्न हो रहा है, चेंज इन मास आ रहा है ऊपर, उससे वेलोसिटी मिल रही है, वो वाला इसको बोलते हैं अपन थ्रस्टिंग फोर्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, डस्ट कार वाले क्वेश्चन और रॉकेट वाले क्वेश्चन। डस्ट कार वाले क्वेश्चन कैसे होता है, ऐसे होता है गाइस कि एक कार चल रही है, उसके ऊपर धीरे धीरे ना जब डस्ट गिरी जा रही है उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में कितना लॉस होगा, ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, देखो दूसरा केस देखते हैं, यदि मास कांस्टेंट है, जैसे नॉर्मल एनएलएम वाले क्वेश्चन में ना मास कांस्टेंट ही रहता है, वहां पे ना वेलोसिटी चेंज होती है उस। ठीक है, देखो जब मास कांस्टेंट है तो डी एम अपॉन डी टी वाला जो स्टेप है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला जीरो हो गया, तो बचा क्या, एफ इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। चूंकि अपने को पता है कि डी वी अपॉन डी टी को क्या बोलते हैं अपन, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया गाइस। ये फॉर्मूला अपन बार बार यूज करते जाते हैं। ठीक है, अब अपन फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फोर्स ए फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स ए वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए, जहां मास और एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, एम फोर के जे और ए फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको हो गया। और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एक न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ठीक है ना, और ये कौन सी यूनिट होती है, ये इसकी सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है गाइस, अब देखो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, ये याद रखना। जो ऐसे देखो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, इन सब चीजों की डायमेंशन आप थ्योरली याद रखो, इनको निकालने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना, उससे आपका टाइम बचेगा। देखो फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, एम फोर मास और एल टी माइनस टू होती है वो एक्सेलरेशन की होती है अपने को। ठीक है गाइस, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, इंपल्स का मतलब आवेग क्या होता है गाइस, इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब किसी भी बॉडी पे इफेक्ट ऑफ फोर्स कितना हुआ उसको बोलते हैं अपन इंपल्स बोलते हैं गाइस। ठीक है, देखो इंपल्स का फॉर्मूला क्या आता है, इंपल्स का फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी या फिर चेंज इन मोमेंटम, यही होता है इंपल्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी या चेंज इन मोमेंटम। ये फॉर्मूला याद रखना आप। ठीक है ना, देखो कैसे, अभी मैंने बोला कि एक इंपल्स दिया गया है। ठीक है ना, अब देखो इंपल्स तो एक दिया गया है, ये वैल्यू मैंने कांस्टेंट कर दी, तो क्या हो गया, ये वैल्यू कांस्टेंट होने के एफ प्रोपोर्शनल टू 1/t हो गया। ठीक है ना, यदि मैंने इंपल्स कांस्टेंट कर दिया तो देखो इस कंडीशन में टाइम ट्रेवल बढ़ेगा तो उस दौरान ना फोर्स की वैल्यू जो घटती जाएगी। देखो इसका एग्जाम्पल कैसे है, देखो यदि बॉल आ रहा है, ठीक है, बॉल क्रिकेट जब खेल रहे हैं तो यदि बॉल को अपन ने हाथों को एकदम ऐसे
स्टेडी स्टेट में करके बॉल को कैच करने का ट्राई करेंगे ना, तो पॉसिबिलिटी है अपने को थोड़ा लगेगा, अपने को चोट लग सकता है। लेकिन उसी टाइम में यदि अपन बॉल को कैच करते टाइम अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, मतलब अपन उस कॉन्टेक्ट टाइम को बढ़ा रहे हैं ना, तो फोर्स की वैल्यू घट जाती है। वैसे ही देखो, एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, मैं एक ग्लास पे एक फुटबॉल मार रहा हूं, ठीक है, और एक ग्लास पे एक ब्लूट मार रहा हूं, है ना, ब्लूट, ठीक है। देखो ये ना, ये कॉन्टेक्ट कम होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन कम होता है, तो ये क्या करती है ना, ग्लास को पूरा एकदम आर पार करके चली जाती है। जबकि फुटबॉल है ना, जो खूब देर तक टच करता है, उससे उसकी फोर्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिससे ग्लास ब्रेक नहीं होता। ठीक है गाइस, अब देखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स इज आल्सो एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे? डायमेंशन के लिए आपको पता है डेल्टा पी है, मतलब वही हो गया तो m इंटू डेल्टा वी। तो देखो यही हो गया डायमेंशन। तो मास की मास और v की क्या होती है, LT माइनस 1, ठीक है। और यूनिट क्या हो गई, न्यूटन इंटू सेकेंड, जो अपन FDT से निकाल लिए गाइस, ठीक है। देखो एक एग्जांपल है, ये बार बार पूछ लिया जाता है। देखो यहाँ पर एक मास है ना, वो दो रोप के द्वारा ना हैंग किया गया है। देखो एक ये फर्स्ट रोप है और एक सेकंड रोप है, ठीक है ना। अब उसमें से बोला गया है कि यहाँ पे ना एक झटके के साथ एक फोर्स अप्लाई किया गया है या फिर धीरे धीरे अप्लाई किया गया है, ठीक है। दो कंडीशन में एक फोर्स अप्लाई किया गया। देखो पहला तो है स्लो स्लो, मतलब धीरे धीरे इस रोप को अपन नीचे की तरफ खींच रहे हैं, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब फोर्स कम लगेगा, ठीक है। फोर्स कम लगेगा तो नॉर्मली फोर्स जैसा लगेगा। तो बताओ यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा या फिर यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा? देखो गाइज यहाँ पे फोर्स, अब टाइम ज्यादा है अपने पास, तो फोर्स पूरा डाइवर्स हो गया है, पूरे सिस्टम में फैल गया है। देखो यहाँ पे तो केवल अपना फोर्स ही होगा, लेकिन यहाँ पे अपना प्लस m का मास भी हो जाएगा। तो कौन सी रोप टूटेगी? ए वाला रोप टूट जाएगा, ठीक है। वैसे ही यदि मैं उसको फास्ट एक झटके के साथ खींचता हूं ना, तो मतलब मेरे पास टाइम कम है, मतलब f की वैल्यू ज्यादा हो गई, मतलब f को डाइवर्स होने के लिए टाइम ही नहीं मिला है। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना गाइज, ये रोप यहीं से टूट जाएगी, मतलब बी पॉइंट पे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा गाइज, ठीक है ना। देखो ये तीन फॉर्मूले होते हैं गाइस, ये ना जो फ्लूइड में भी काम आते हैं और यहाँ भी काम आते हैं, और ट्यूब वेल वाले क्वेश्चंस में, ठीक है ना। देखो चेंज इन मास, चेंज इन मास की फॉर्मूला आता है dm/dt होता है रो ए वी। क्या होता है गाइस? रो ए वी होता है dm/dt, ठीक है। dm/dt होता है रो ए वी। फोर्स का फॉर्मूला आता है रो ए वी स्क्वायर गाइस, फोर्स का फॉर्मूला आता है रो ए वी स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला बार बार याद करो, रो ए वी स्क्वायर। रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ए है एरिया और वी है वेलोसिटी गाइस। वैसे देखो पावर का फॉर्मूला आपने वेक्टर में देखा था, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये वर्क पावर एनर्जी में भी देखेंगे अपन, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी होता है। तो इससे अपन निकालेंगे तो एक वेलोसिटी से और ऐड हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू रो ए वी क्यूब हो गया, ठीक है गाइस। वैसे देखते हैं अपन, अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं न्यूटन का, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ये होता है अपना एक्शन एंड रिएक्शन वाला लॉ। मतलब मैंने यदि किसी एक बच्चे को चांटा मारा, तो उस बच्चे ने भी रिएक्शन में मेरे एक चांटा मारा। देखो लेकिन पर इस पे कुछ फंडे भी हैं जो अपने को याद रखने हैं। देखो ये क्या करता है, ये डिफरेंट बॉडी पे लगता है। बच्चे ने मेरे को चांटा मारा और मैंने बच्चे को चांटा मारा, तो दोनों अलग अलग बॉडी हो गई। एक तो ये बात है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब मैंने उसके मारा तो उसने मेरे को मारा, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको मारा दोबारा भी मैंने उसको मारा, ठीक है ना। मतलब एक इधर तो एक इधर, ठीक है। सेम वैल्यू होगा, जितना जोर से मैंने उसको थप्पड़ मारा था उतना जोर से उसने मेरे को मारा, ठीक है। सेम वैल्यू हो गया। रियल कनेक्शन की जरूरत नहीं है। देखो ये कहाँ अप्लाई होता है, ये ना आपको बस यदि एसेशन रीजन वाले टाइप के क्वेश्चन आ गए तो उसमें जरूरी है। देखो रियल कनेक्शन की जरूरत कहानी है, जैसे अपन बोट आती है ना, बोट में ऊपर एक ऐसे पर्दा सा लगा होता है, आप देखियो कपड़ा सा लगा रहता है, ठीक है ना। तो वहां बहुत हेल्प होता है कि जो एयर और जो वो कपड़ा होता है ना, उन दोनों के बीच में वो एक झंडा सा लगा रहता है, जिसकी वजह से बोट को कंट्रोल करते हैं, बोट की स्पीड कंट्रोल करते हैं। वहां होता है कि वहां रियल कनेक्शन की नीड नहीं होती है, ठीक है ना। देखो नो कैंसल टू ईच अदर। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ना सेम तो वैल्यू आ रही है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे सर फिर तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब मैंने उसको थप्पड़ मारा बच्चे को, और बच्चा मेरे को मार रहा है थप्पड़, इसकी बजाय मैं ऐसे बोलूं कि नहीं मेरे को थप्पड़ मारना था, फिर बाद में तू मेरे को मारेगा, इसलिए अपन मारते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें कैंसिल आउट का सीन कुछ भी नहीं है, इसमें तो दोनों आपस में थप्पड़ लगाएंगे, ठीक है गाइस। अब देखते हैं दो टाइप की अपने ना वेट मशीन होती है अपने पास, दो टाइप की। एक तो होती है फिजिकल वेट मशीन और एक होती है स्प्रिंग वेट मशीन। देखो फिजिकल वेट मशीन मतलब जिसपे अपन चढ़ के अपना वेट काउंट करते हैं, ठीक है। और स्प्रिंग वेट मशीन होती है जिसपे अपन लटक के अपना वेट काउंट करते हैं, ठीक है। देखो फिजिकल वेट मशीन है ना, वो तो अपने वेट को काउंट करती है, ठीक है। और जो स्प्रिंग वेट मशीन है ना, वो जो स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन होता है ना, उसको काउंट करती है। हाँ तो गाइस अपन देख रहे थे वेट क्या होता है। वेट इक्वल टू होता है फोर्स बाय अर्थ। किसी भी मास पर अर्थ द्वारा जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया जाता है ना, उसी को अपन वेट बोलते हैं, ठीक है। देखो अभी अपन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देख रहे हैं, वो होता है जी एम मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इनटू मास, ठीक है।
तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड और ये हो गया मास। तो इसको अपन सिंपलाई फॉर्म में देखते हैं, जब अपन इसकी कंपैरिजन में मास की वैल्यू बहुत कम होती है ना, तब ये बनता है। अब अपन ग्रेविटेशनल में सीख जाएंगे। तो वो होती है F इक्वल टू mg, मास ऑफ बॉडी एंड g का वैल्यू 10। ठीक है, नॉर्मली ये ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना है जी का वैल्यू, जब तक कि दे ना रखा हो कि जी इक्वल टू 10 है। ठीक है ना, और W इक्वल टू हो गया वेट हो गया। ठीक है गाइस, तो आपको वेट समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन टेंशन। देखो टेंशन क्या होता है, किसी भी टाइट वाली रोप है, स्ट्रीट है, रस्सी है, तो किसी भी टाइट वाली रस्सी में ना जो टाइट वायर और द स्ट्रीम, ठीक है ना, कोई टाइट रोप है, वायर है या रस्सी है, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो भी उसके हर एक पॉइंट पे एक फोर्स लगता है, उसी को बोलते हैं अपन टेंशन बोलते हैं। ठीक है, देखो ऐसे दे रखा है, यदि कहीं पे ऐसे डिनोट कर रखा है और मैंने ऐसे पूछा कि ए पॉइंट पे बताओ टेंशन, तो इसका मतलब ये मत सोच लेना कि देखो सर टी इधर जा रहा है और टी इधर जा रहा है तो टू टी हो गया। नहीं, ये टी है। ठीक है ना, हर पॉइंट पे टी टेंशन है। ठीक है, ये आउटर साइड में होता है, हर पॉइंट की आउटर साइड में होता है। ठीक है, लूज नहीं होनी चाहिए, रस्सी लूज नहीं होनी चाहिए। ये इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये जीरो हो सकता है यदि लूज हो गई तो, पर ये नेगेटिव नहीं होता। मेनली जो अपन स्टडी करते हैं ना, वो रस्सी और रोप है ना, वो मास लेस होती है। ठीक है ना, मास लेस, क्योंकि यदि इस रस्सी का भी मास होने लग गया ना, तो मास रस्सी का होने लग गया ना, तो टेंशन में कुछ वेरिएबल आ जाएंगे, कुछ टेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि खुद की वजह से ओवर ऐड होने लग जाएगा। ठीक है ना, वो अपन नहीं देखते हैं। ठीक है, फिर तीसरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी देखते हैं, वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन आपने खूब जगह देखा होगा। देखो ये परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है। ऐसे कोई बॉडी रखी हुई है ना, आपने देखा होगा यहाँ mg तो यहाँ n। ठीक है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है। पुश द सरफेस, सरफेस को पुश करता है। ठीक है ना, सरफेस को पुश कर रहा है। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, देखो ये भी एक टाइप का एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना। देखो गाइस, यहाँ पे mg लगा तो उसके रिएक्शन में ये n लगा, सेम वैल्यू है n और mg की, अपोजिट डायरेक्शन है, इसी को तो बोलते हैं अपन एक्शन रिएक्शन फोर्स। न्यूटन का थर्ड लॉ यही तो था, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है गाइस, अभी अपन देखते हैं एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करना, कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, देखो ये दो मास है, एक आप मान लो स्मॉल एम और एक है कैपिटल एम। ठीक है, दो मास है। ठीक है, अलग अलग बॉडी। ठीक है, इन पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया एफ, एक मैंने फोर्स अप्लाई किया एफ। अब मैं पूछ रहा हूं कि बॉडी का एक्सीलरेशन बताओ, पूरी बॉडी का, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन बताओ। ठीक है, दोनों मासों के कॉम्बिनेशन के सिस्टम का एक्सीलरेशन बताओ। तो वो कैसे निकालेंगे? अब फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। सिस्टम का निकालते टाइम तो ये हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम हो गया एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं, मैं इससे ऐसे पूछ रहा हूं कि इस सिस्टम में इस स्मॉल एम का एक्सेलरेशन बताओ। अब इस स्मॉल एम का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे अपन गाइस? देखो इस स्मॉल एम का एक्सेलरेशन या फिर इस स्मॉल एम का अपन इस स्मॉल एम पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको याद कर सकते हैं। देखो इस पे इसका जो एक्सेलरेशन तो वही हो गया जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये दोनों मास तो सेम साथ साथ मोशन कर रहे हैं, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम हो गया ए। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि स्मॉल एम पे फोर्स और कैपिटल एम पे फोर्स बताओ। तो फोर्स क्या होता है? एम सेल्फ का, और एक्सेलरेशन जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो वाला। देखो तो कैपिटल एम पे कितना हो जाएगा? फोर्स ए बॉडी, मतलब पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना था? ए था दोनों का, और खुद का मास। वैसे स्मॉल एम पे ए बॉडी और खुद का मास। समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन देखो आते हैं, खूब सारे आते हैं, इसमें खूब सारे मास जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे मास कर देंगे, ऐसे ऐसे, है ना, वो सब में ऐसे इसी फंडे पे निकलते हैं। बाकी आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। ठीक है ना, अब देखते हैं अपन सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का मतलब आभासी फोर्स बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है ना, जो दिख रहा नहीं है पर लगता है। ठीक है ना, अब देखो सूडो फोर्स को समझने के लिए पहले अपने को ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने पड़ेंगे। ठीक है ना, देखो एक तो होता है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब एक तो होता है जड़त्वीय तंत्र, एक होता है अजड़त्वीय तंत्र, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है ना, देखो गाइस, अब देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहां एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, मतलब दो बॉडी के बीच में, ठीक है, वो रिलेटिव एक्सेलरेशन वो जीरो होता है। ठीक है, दो बॉडी के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन वो जीरो होता है। ठीक है ना, देखो अब कैसे बताऊं मैं आपको? देखो ये बताऊं, ऐसे सोचो कि मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मैं इस सोइल पे खड़ा हूं, ये मैं हूं, ठीक है, और ये बॉडी यहां पे एक्सेलरेशन कर रहा है। ठीक है, तो बताओ रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक है ना, ये तो जीरो हो गया ना, इन दोनों का मतलब ही नहीं है, इन दोनों से मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया जीरो। इस टाइप वाले क्वेश्चन, तो इस टाइप वाले में तो अप्लाई होगा एफ इक्वल टू एम अप्लाई होगा। ठीक है, और न्यूटन के लॉ अप्लाई होंगे। ठीक है, तभी तो एम इक्वल टू एम, एफ इक्वल टू एम अप्लाई होगा, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ही तो है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पर जहां नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि वहां रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है। ठीक है, अब देखो इसमें एफ इक्वल टू एम ए नोट अप्लाई, क्योंकि इसमें न्यूटन के लॉ नहीं लगते हैं, और इसी केस में ना सूडो फोर्स अप्लाई होता है। अब वो सूडो फोर्स कैसे अप्लाई होता है वो भी देखते हैं अपन। ठीक है गाइस, देखो सूडो फोर्स का फॉर्मूला आप अच्छे से हमेशा याद रखना, सेम ही होता है। सूडो फोर्स इक्वल टू होता है एम सेल्फ, मतलब खुद का मास
और जिस ऑब्जर्वेशन का जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो, मतलब एक्सेलरेशन दूसरों का ले लेंगे और मास खुद का ले लेंगे, वही होता है सूडो फोर्स। भाई फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, F=ma होता है, ठीक है। पर सर यहाँ पे कौन सा एम लगाए, कौन सा ए लगाए, खुद का तो एम लगा दो जिस पे अपने को सूडो फोर्स पूछ रहा है, और एक्सेलरेशन दूसरे का लगा दो, खुद उसका नहीं, दूसरे का एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे कि देखो ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, वो ए एक्सेलरेशन से चल रही है, ये गाड़ी ए एक्सीलेशन से चल रही है, और ये इस पे एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, ये मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है गाइस। अब ये इस पे ए एक्सीलेशन से चल रही है, तो मेरे पे एक पीछे की तरफ एक झटका सा लगता है ना, जब अपन बस में बैठ के जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, एकदम से उसको थ्रस्ट करते हैं, तो पीछे की तरफ अपने को एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को बोलते हैं अपन सूडो फोर्स बोलते हैं। पर देखो ये सूडो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, देखो मास तो मेरा खुद का, देखो इस एम से, और एक्सीलेशन इस गाड़ी का, तो कितना हो गया, सूडो फोर्स इक्वल टू हो गया एम इंटू ए, खुद का मास और दूसरे का एक्सीलेशन, इसी को बोलते हैं सूडो फोर्स, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं गाइस अपन लिफ्ट सिस्टम में देखते हैं, हैंगिंग वेट मशीन भी आती है, और इसमें फिजिकल वेट मशीन भी आती है, पर कंसेप्ट सेम ही रहता है, ठीक है। यदि एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, देखो आपको ही पता होना चाहिए कि यदि अपन ऊपर की तरफ खींचेंगे तो नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा, नॉर्मल सी बात है। अपोजिट डायरेक्शन देखो, इसमें देखो इधर जा रहे हैं तो सूडो फोर्स किधर लग रहा था, इधर, देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है ना। अब वो कितना लगेगा, इस पे सूडो फोर्स कितना लगना चाहिए गाइस, मास खुद का एम और एक्सीलेशन दूसरों का, तो इसका एक्सीलेशन तो एम ई, समझ में आ गया। तो इसका वेट कितना आ गया, एम जी प्लस ए, ठीक है। वैसे यदि नीचे की तरफ लग रहा है तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, और एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, तो कम हो जाएगा वेट, तो वेट हो जाएगा एम जी माइनस ए, ठीक है। और ऐसे ही चुपचाप लटका पड़ा है तो सीधा सा बात है, एम वेट होगा वो एम जी के बराबर होगा, समझ में आ गया। यदि ऊपर की तरफ जा रहा है, लिफ्ट एक्सेलेरेशन हो रहा है, तो उसमें जी प्लस ए हो जाता है, नीचे की तरफ में जी माइनस ए हो जाता है। और यदि रेस्ट पे है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट पे या फिर एक्सेलेरेशन जीरो है, वेलोसिटी होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलेरेशन से फोर्स लगता है, ठीक है गाइस। अब देखते हैं अपन इंक्लाइन प्लेन देखते हैं, ठीक है। देखो इंक्लाइन प्लेन को अच्छे से समझना, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इसमें एंगल कितना है, थीटा एंगल, ठीक है, ये थीटा एंगल है। ये प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो ये थीटा एंगल बना रहा है। वर्टिकल से पूछेगा तो ये थीटा एंगल दे के रखेगा अपने को, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इस पे एक मास रखा गया है। देखो दो टाइप के इंक्लाइन प्लेन होते हैं, एक तो फिक्स जो मतलब हिल रहा नहीं है, और एक होता है अनफिक्स होता है, ठीक है। तो ये फिक्स वाला है। देखो इस पे एक मास है, कौन सा मास है, उसका एम मास है। देखो यहाँ पे क्या लगेगा, इस पे एम जी लगेगा, एम जी हमेशा नीचे लगता है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एम जी लगेगा, आपने मेरे को ये बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, और ये एंगल कितना होगा, ये कोई बता सकता है क्या मेरे को कि ये एंगल्स कितने होंगे। देखो गाइस आपने सीखा होगा, पहले सीखा होगा, अभी तो भूल गए होंगे, ठीक है। देखो ये जेड वाला एंगल, इसको बोलते हैं अपन एकांतरित कोण बोलते हैं। तो ये एंगल होता है ना, ये थीटा होता है, जितना ये एंगल उतना ये एंगल, तो ये भी एंगल कितना हो गया गाइस, थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो ये एम जी है, ठीक है, ये एम जी, देखो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ लेंगे अपन, इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे तो वो जाएगा एम जी साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखो इसका इधर कंपोनेंट लेंगे तो वो आता है एम जी साइन थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट लेते हैं तो वो कितना होता है एम जी कोस थीटा। आपको सीधा सीधा याद रखो, ठीक है, कि इस टाइप ऑफ इंक्लाइन में ना एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, और नॉर्मल फोर्स होता है वो होता है एम जी कोस थीटा। क्योंकि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, यही तो होता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है, आपने देखा था, ठीक है। एक्शन रिएक्शन टाइप का ही तो फोर्स है नॉर्मल फोर्स, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है एम जी कोस थीटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है जी साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इसमें याद रख लिए। दूसरा टाइप का इंक्लाइन आता है, वो है अनफिक्स वाला, मतलब खुद ही घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ठीक है, एक्सीलेशन से घूम रहा है, ठीक है। देखो मान लो ये इधर चल रहा है, ए एक्सीलेशन से चल रहा है, इधर ये एक्सीलेशन से चल रहा है, ठीक है। ये आपको पता है भाई, इसने अपन ने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल दे रखा है, ये खुद अनफिक्स है, एम पे नीचे फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लगेगा, ठीक है। तो एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो उसके कंपोनेंट निकालेंगे, तो इस मतलब प्लेन इंक्लाइन के जो साइड में आ जाएगा वो एम जी साइन थीटा जाएगा, और जो प्लेन परपेंडिकुलर आ जाएगा प्लेन के वो जाएगा एम जी कोस थीटा जाएगा, ठीक है ना, एम जी कोस थीटा जाएगा। लेकिन जब ये इधर एक्सीलेशन कर रहा है तो इस पे एक सूडो फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ सूडो फोर्स लग रहा है। तो देखो ये आ गया एम ए, जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ठीक है। तो एम ए का ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा एम ए कोस थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा एम ए साइन थीटा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। अब देखो अब इसमें एक्सीलेशन की वैल्यू उसमें आती थी जी साइन थीटा, यहाँ आती है जी टेन थीटा, ठीक है, जी टेन थीटा एक्सीलेशन की वैल्यू आती है। एन की वैल्यू वहाँ आती थी एम जी कोस थीटा, और यहाँ एन की वैल्यू आती है एम जी अपॉन कोस थीटा, एम जी अपॉन कोस थीटा, मतलब एन की वैल्यू एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा होती है, वो उसको जब सोल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आती है एम जी अपॉन कोस थीटा। देखो दोनों टाइप की इंक्लाइन में आप जल्दी मेरे को फॉर्मूला बोल के बता दो। देखो फिक्स वाले में क्या होती है, ए होती है एक्सेलेरेशन होता है जी साइन थीटा, ए होती है जी साइन थीटा, एन होती है एम जी कोस थीटा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ए होती है जी टेन थीटा, साइन थीटा की जगह कर दिया टेन थीटा, वहां था एन था एम जी कोस थीटा, यहाँ कर दिया एन इक्वल टू एम जी अपॉन कोस थीटा, वो मल्टीप्लाई वाला कोस थीटा यहाँ अपॉन में लेके आवेगा, ठीक है। बाकी आप सीखते जाओगे जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है।
आगे देखते हैं, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जी कोट थीटा इफ फ्री फॉल द मास इन इंक्लाइन प्लेन। मैं ऐसे बोलूं कि ये दोनों मूवेबल है, यहां से भी ये भी मूवेबल, ये भी ऐसे इधर मूवेबल कर रहा है और ये भी मूवेबल हो रहा है और फ्री फॉल कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, तो ये फ्री फॉल करेगा। उस टाइम में एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जी कोट थीटा हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। अब देखते हैं पुलिस सिस्टम। देखो पुलिस सिस्टम दो टाइप का होता है, ऐसे यदि लगा हुआ है तो ये फिक्स पुलिस सिस्टम है, मतलब ये यहां से हिल नहीं सकता। ऐसे लगा हुआ है तो ये मूवेबल पुलिस सिस्टम है, मतलब हिल सकता है, मतलब ये भी रोप कहीं से जाके दूसरी पुलिस से जुड़ सकती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये मूवेबल है। यदि ऐसा वाला है तो ओनली रोटेशन करेगा, मतलब रोटेशन मतलब ऐसे घूमेगा। पर यदि ऐसे वाला है तो रोटेशन भी कर सकता है और ये हिल भी सकता है, ऊपर नीचे भी जा सकता है, तो इसको बोलते हैं रोटेशन प्लस स्थानांतरण, दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अब देखो रस्सी प्लस पुली, रस्सी और प्लस पुली का मास है ना वो मेनली जीरो ही मानते हैं अपन, आइडियल रस्सी और पुली मानते हैं, तो इसमें मास जीरो मान के रखते हैं, ठीक है। और रस्सी का टेंशन है ना वो कांस्टेंट मानते हैं, ऐसे नहीं मानते कि रस्सी का टेंशन अलग अलग हो गया, नॉर्मली रस्सी का टेंशन सेम ही रहता है, ठीक है। देखो जब अपन बाइंडेड मोशन वाले क्वेश्चन करेंगे ना इसमें कि इसका इस मास का एक्सेलेरेशन बताओ, दूसरे का इसका इधर बताओ, पुली पुली खूब सारी सिस्टम बनेंगे जब, मतलब ऐसे वाला एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई है, ऐसे वाला, ये बाइंडेड सिस्टम बोलते हैं गाइस। जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको सर समझाए होंगे, जहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। देखो इसका एक फॉर्मूला आता है, आप ट्रिक याद रखो, टी प्रोपोर्शनल टू 1/a प्रोपोर्शनल टू 1/v, मतलब जिसकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका एक्सेलेरेशन भी उतना ज्यादा होगा, जिसका एक्सेलेरेशन उतना ज्यादा होगा उसका टेंशन उतना ही कम होगा, ऐसे जिसमें जितना ज्यादा वेलोसिटी उसमें उतना कम एक्सेलेरेशन, ऐसे। इसको कैसे याद रखेंगे गाइस, देखो पहले जो पुरानी टीवी आती थी ना उसमें एक ऑप्शन आता था एवी कर दो, एवी करने के बाद में टीवी में ना पिक्चर आती थी, ठीक है, ऐसे याद रखा था मैंने। तो पहले वाला टीवी आता था ना उसमें एवी आता था, तो टीवी एवी से याद रख लो कि एवी पास पास आते हैं, एक साइड में आते हैं और टी अपोजिट डायरेक्शन में आता है, ठीक है, ऐसे करके। देखो अब इस टाइप वाले क्वेश्चन तो ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है ना। देखो एक पुली से दो मास है ना अप्लाई कर हैंग कर दिए गए हैं, M1 और M2, ठीक है। M1 के नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा M1G, M2 पे लगेगा M2G, ठीक है गाइस। अब देखो मैंने ऐसे बोल दिया कि M1 ज्यादा है M2 से, तो आपको नॉर्मल सी बात है, यदि M1 ज्यादा है और दो ही मास है तो M1 नीचे की तरफ खींचेगा तो M2 ऊपर जाएगा और M1 नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके ऐसे वाले जो भी केस आते हैं ना उसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है A इक्वल टू M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ऊपर M1 माइनस M2 कर देंगे, नीचे M1 प्लस M2 कर देंगे और G से मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस, ठीक है। वैसे टेंशन का फॉर्मूला आता है 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, क्या कर देंगे M1 प्लस 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 गाइस, ठीक है। तो ठीक है गाइस, तो देखो गाइस अभी अपन शुरू कर रहे हैं फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन ना इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आपको एनएलएम के दो क्वेश्चनों के साथ फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन नीट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। कम से कम एक क्वेश्चन का तो वेटेज है फ्रिक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फ्रिक्शन का रीजन क्या है, क्यों फ्रिक्शन होता है, ठीक है। दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन क्यों लगता है, तो ये है कि जो उनके एटम्स है ना, एटम्स लेवल पे अपन जो देखते हैं जब न्यू फिनोमेना के बारे में बात करते हैं फ्रिक्शन का, तो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, इसी वजह से फ्रिक्शन अपने को शो होता है, ठीक है ना। देखो फ्रिक्शन है ना पैरेलल टू कनेक्टिंग सरफेस लगता है, फ्रिक्शन है ना जो दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में रहती है ना उनके पैरेलल लगता है, पैरेलल। देखो ये सरफेस है दो, इनके पैरेलल लगेगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन पैरेलल टू सरफेस लगता है। फ्रिक्शन ना अपोज टू द रिलेटिव मोशन, ये ना सापेक्ष गति का विरोध करता है, ठीक है। फ्रिक्शन कभी भी मोशन का विरोध नहीं करता, ठीक है ना, याद रखना। फ्रिक्शन मोशन का विरोध नहीं करता, ये रिलेटिव मोशन का विरोध करता है, मतलब दो सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना उसको अपोज करता है, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन के फोर्स कौन कौन से होते हैं, तीन टाइप के फोर्स होते हैं फ्रिक्शन फोर्स। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स गाइस, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को अपन Fs बोलेंगे, इसको Fl बोल लेंगे और इसको बोल देंगे Fk बोल देंगे गाइस, ठीक है। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब अप्लाई होगा, लिमिटिंग कब होगा और काइनेटिक कब होगा, वो केस देखते हैं अपन, ठीक है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जब अप्लाई होता है बोथ सरफेस साथ साथ मोशन कर रही है, ठीक है ना, बोथ सरफेस टुगेदर मोशन कर रही है, ठीक है ना। मतलब ऐसा सोचो आप कि एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, ठीक है, और इनको अपन यहाँ ले जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, और ये दोनों साथ साथ मोशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और सेम एज एक्शनल फोर्स, मतलब बाहरी फोर्स के बराबर ही लगता है। कैसे गाइस, देखो ऐसे, देखो ऐसे, यहाँ पे मैं 5 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और ये ना ये मास हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से, ये अपनी जगह पे स्टैटिक है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं कि मैंने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन करके, ठीक है, और वो वैल्यू आ गई 10 न्यूटन, ठीक है। ऐसे नहीं है कि 10 न्यूटन का फ्रिक्शन में पीछे की साइड में लगा दिया, नहीं, तो फिर तो ये पीछे की साइड से नहीं लग जाएगा। इसका वैल्यू आता है जितना आउटर फोर्स होता है ना उतना इसका वैल्यू आता है गाइस, ठीक है। देखो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वो वैल्यू जहां तक सरफेस साथ साथ गति करेंगे या तो मोशन करेंगे या फिर बॉडी रेस्ट में रहेगा, ठीक है, रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। देखो दो केस हो सकते हैं कि जब एफ एक्सटर्नल है ना वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है, एफ एक्सटर्नल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है। देखो इस फॉर्मूले से अपने को ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया, ठीक है। अब ये एफ एक्सटर्नल हमने 5 न्यूटन का लगाया था, तो इससे तो कम ही है ना, इससे तो कम ही है ये,
ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है। ठीक है, तो देखो बोथ सरफेस मोशन टुगेदर, दोनों सरफेस साथ साथ मोशन करेंगी, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ठीक है, V1 इक्वल टू V2 होगा। ठीक है, और F एस अप्लाई होगा इसमें, इस कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है ना। देखो दूसरी कंडीशन बन गई कि जब F एक्सटर्नल है ना, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा चला गया, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा चला गया है F एक्सटर्नल बाहरी फोर्स, तो बोथ सरफेस मूव सेपरेटली। ठीक है ना, अब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में अपन अप्लाई करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कब अप्लाई होता है, इफ बोथ सरफेस मूविंग सेपरेटली। ठीक है, यदि दोनों सरफेसों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है आपको गाइस, तो अपन लगाएंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो इनकी वैल्यू कैसे लगाते हैं। ठीक है, इनमें पहले तो याद रखो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है ना, वो एज एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होती है। यदि बॉडी रेस्ट में है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आती है ना, वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही आती है। वो बस उसको कैंसिल आउट करता है। ठीक है ना, उससे ज्यादा कभी नहीं होता। ज्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शन के अंडर बॉडी मोशन करने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ये याद रखना, एज एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आता है FL इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन क्या है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, आपको पता है, अपन NLM में देख लिया है। और म्यू एस क्या है, फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, वैसे ये दे के रखा होता है एफ म्यू एस और म्यू के ना, ये अपने को क्वेश्चंस में दे के रखता है। ठीक है, वैसे दूसरा देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, वो हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और म्यू एन मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया गाइस। ठीक है, ये याद रखना है अपने को कि म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से ज्यादा ही होती है। म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से ज्यादा ही होती है। आप देख रहे होते हो किसी भी बॉक्स को आप खींच रहे हो या धक्का दे रहे हो। ठीक है, आप देखते हो कि जब वो पहली बार स्टार्ट होता है ना, पहली बार मूव करना स्टार्ट होता है, तब थोड़ा ज्यादा जोर आता है, और एक बार वो स्लिप होना स्टार्ट कर देगा ना, उसके बाद में थोड़ा कम जोर आता है, अपने को कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। आप देखते हो ना ऐसा, तो मतलब स्टैटिक की जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, वो थोड़ी ज्यादा होती है, उसके बाद में थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ता है। और वो ही अपन ने यहाँ पे देखो एक ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है। ये ग्राफ खूब बार पूछा जाता भी है गाइस। देखो ये है फ्रिक्शन फोर्स और ये है एक्सटर्नल फोर्स। देखो इस कंडीशन तक, मतलब लिमिटिंग फोर्स तक ना, फ्रिक्शन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स है ना, देखो 10 45 बना रहे हैं, मतलब दोनों की वैल्यू सेम टू सेम आ रही है भाई। देखो 10 45 कब बनता है, 1 पे L बटा A सेम हो। ठीक है ना, देखो जितना ये फोर्स लग रहा है, देखो इस कंडीशन में जितना ये उतना ही है। ठीक है ना, उसके बाद में देखो लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू चली गई। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की। उसके बाद में यदि उससे भी ज्यादा फोर्स लग रहा है ना, तो फिर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। इस केस में दोनों बॉडी साथ साथ मोशन करती हैं, और इस केस में दोनों बॉडी अलग अलग मोशन करती है, जब अपन को उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं गाइस। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल से मैंने समझाया कि ये बॉडी है। ठीक है, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसका मास अपने को मान रखा है, अपन ने 1 kg माना है। ठीक है ना, तो बताओ इसमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10 न्यूटन। ठीक है, अपन ने दे रखा है कि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोफिशिएंट वैल्यू 0.5 है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की कोफिशिएंट वैल्यू 0.4 है। ये हमेशा इससे कम ही देके रखते हैं। ठीक है, तो बताओ मेरे को स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू अपन जब ये फॉर्मूला पुट करते हैं ना, तो इससे अपने को लिमिटिंग की पता चलती है। ठीक है, देखो 0.5 इंटू 10 इक्वल टू 5 न्यूटन, ये है एफ लिमिटिंग, मतलब इतना, मतलब 5 न्यूटन तक का यदि एफ एक्सटर्नल होगा ना, तो तब तक तो बॉडी मोशन नहीं करेगा, तब तक तो रेस्ट में रहेगा। यदि 5 से ज्यादा अपन ने पुट किया, तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आता है गाइस। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं फ्रिक्शन इन इंक्लाइन प्लेन। अपन इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन देखते हैं गाइस। देखो अरे यार, ठीक है, हाँ अपन देख रहे हैं फ्रिक्शन इन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल से। ठीक है, अरे ये एक इंक्लाइन प्लेन है गाइस थीटा एंगल से। ठीक है, ये अपने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब देखो ये पता है आपको, ये मास m है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, mg लगेगा। ये अपन ने NLM में भी सीख लिया है, नीचे लगेगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये एंगल अपने को पता है थीटा है, ये हो गया 90 माइनस थीटा गाइस। तो ये 90 माइनस थीटा का, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, पैरेलल टू इंक्लाइन आ जाएगा mg sin थीटा, और ये आ जाएगा mg cos थीटा, और ये आ जाएगा उसका n। और इस केस में अपन ने ये भी देखा था, n की वैल्यू आती है mg cos थीटा, और a की वैल्यू आती है g sin थीटा। ठीक है, अब देखो इस सरफेस पे इसने दे रखा है कि म्यू एस और म्यू के है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, देखो एफ लिमिटिंग, बताओ एफ लिमिटिंग कितना लगेगा। म्यू एस तो पता है आपको, म्यू एस इंटू एन ही तो कर देते हैं अपन, म्यू एस इंटू एन। देखो म्यू एस इंटू एम जी कोस थीटा, समझ में आ गया। ठीक है, देखो एफ मिनिमम फॉर अपवर्ड मोशन, अपने को ऊपर की तरफ लेके जाना है, अपवर्ड साइड में, तो कितना मिनिमम फोर्स अपने को लगाना पड़ेगा। देखो गाइस, एक तो ये फोर्स, ठीक है, और एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, दोनों जुड़ जाएंगे ना अपने को, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो अपन जिस डायरेक्शन में ले जाएंगे ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो जब अपन को ऊपर की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं, अपवर्ड में साइड में, तो एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस, तो क्या हो गया, एम जी साइन थीटा और एफ एस की वैल्यू दे रखी है म्यू एम जी कोस थीटा। ठीक है गाइस, फिर दूसरा कि एफ मिनिमम फॉर स्टॉपिंग, देखो ये नीचे की तरफ आने से अपने को रोकना है इसको, तो कितना मिनिमम लगाना पड़ेगा। देखो नीचे की तरफ मतलब फ्रिक्शन तो लगेगा ऊपर की तरफ गाइस। ठीक है, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा, मतलब अपने को एम जी साइन थीटा को ऊपर
ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उससे कैंसिल आउट करवा देना है। तो एफ मिनिमम फॉर स्टॉपिंग कितना एक्स्ट्रा फोर्स अपने को देना पड़ेगा, तो देखो एम जी साइन थीटा इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा जो रिजल्टेंट आएगा उतना और फोर्स अपने को ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, जिससे फिर ये मास है ना जो नीचे की तरफ मोशन नहीं करेगा गाइस। तो ये दोनों फॉर्मूले और केस याद रखने हैं आपको, समझ समझ के याद रखने हैं, ऐसे ही नहीं, ठीक है ना। देखो इस केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा, नॉर्मल केस में एक्सेलरेशन क्या आता है, जी साइन थीटा आता है, लेकिन इस केस में क्या आएगा, ये फिक्स वाला है, ठीक है ना। इस केस में क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, क्योंकि ये फ्रिक्शन भी तो इसका एक्सेलरेशन को अपोज करेगा ना, तो ये वाला म्यू जी कोस थीटा, ठीक है। दूसरा रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या आएगा गाइस, म्यू जी कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा। देखो ये सब चीजें कब हो रही है, ये चल रही है अपवर्ड मोशन में, ठीक है ना। अपवर्ड मोशन यदि अपन ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं उसको, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है वो, देखो जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये तो इसको सपोर्ट कर रहा है और ये इसको अपोज कर रहा है, तो अपन ने कर दिया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, ठीक है। लेकिन अब जब अपन रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं तो म्यू जी कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। इसको रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ही तो होता है गाइस, ठीक है ना। हाँ तो गाइस अपन देख रहे थे स्टेशनरी एंगल। स्टेशनरी एंगल वो एंगल होता है जिस एंगल पे मास इंक्लाइन पे मोशन करना बंद कर दे, मतलब जो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है ना वो इसके फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो जाए, ठीक है। देखो ये मैंने दे रखा है कि ये इंक्लाइन है, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, ठीक है। यहाँ नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस साइड में mg cos थीटा हो गया, इस साइड में mg sin थीटा हो गया, ये n हो गया। अब मेरे को बताओ यहाँ पे मैंने दे रखा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। कौन सा लगेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, म्यू एस इंटू एन, एन मतलब एम जी कोस थीटा। बताओ बैलेंस कब हो सकता है, ये यहीं पे रुका रहे, ये मोशन ना करे, जब ये अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स दोनों आपस में कैंसिल आउट कर दे, मतलब एट इक्विलिब्रियम एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कोस थीटा। समझ में आ गया गाइस, ये आपको याद रखना है इक्विलिब्रियम में, बस ये आपको तो इक्वेशन लिख देनी है, फिर वैल्यू निकल जाएंगी, ठीक है। और इसमें जब म्यू एस की वैल्यू निकालते हैं ना तो वो आती है म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा, ये 2018 वाले नीट में भी आ चुका है, बहुत बार पीवाईक्यू में सेम क्वेश्चन आते हैं गाइस, ठीक है। अब देखते हैं अपन टू ब्लॉक सिस्टम में देखते हैं अपन। देखो ये दो मास ब्लॉक है, ठीक है। ये एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है। देखो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कोएफिशिएंट μ1 है और इसके बीच में है μ2 है, ठीक है। μs और μk भी दे रखा है, ठीक है, अपने को दे रखा है। देखो सबसे पहले अपन फोर्स लगा के देखते हैं m2 पे, ठीक है। m2 पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, F2, ठीक है। तो ये देखना है अपने को कि कितना फोर्स अपन लगा सकते हैं जब तक ये दोनों बॉडी ना साथ साथ में मोशन करेंगे, और यही पूछता है कि मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू बताओ जब तक ये साथ साथ मोशन करेंगे। या एक फोर्स दे देगा कि m2 पे इतना फोर्स अपने को अप्लाई किया गया है, बताओ ये बॉडी साथ साथ मोशन करेंगी या फिर इनका एक्सीलरेशन बताओ, वो सब चीजें पूछता है। तो देखो F2 मैक्सिमम का फॉर्मूला आता है जब अपन अपर बॉडी वाला देखते हैं, तो μ2 मतलब इसका फ्रिक्शन खुद का, ठीक है, जिस बॉडी पे अपन लगा रहे हैं, क्योंकि इसी के फ्रिक्शन वजह से ये खींचेगा आगे, तो कितना हो गया μ2 ब्रैकेट m1 प्लस m2 दोनों का मास इंटू g और m2 अपॉन m1, m2 अपॉन m1, देखो m2 पर है, m1 नीचे, तो सेम टू सेम लिख दिया m2 अपॉन m1, ठीक है। तो क्या आया एफ मैक्सिमम का μ2 इंटू m1 प्लस m2 g इंटू m2 अपॉन m1, ठीक है ना। ये आ गया मैक्सिमम फोर्स, मतलब मैक्सिमम फोर्स से कम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ना अपन तो ये दोनों बॉडी साथ साथ मोशन करेंगी, और यदि मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा लिया ना तो ये दोनों बॉडी अलग अलग मोशन करने लग जाती है गाइस, ठीक है। वैसे देखते हैं अपन, अब नीचे वाले बॉडी मास पे फिक्स फोर्स लगाया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स वो कितना है, F1। अपने से पूछा जा रहा है कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि दोनों बॉडी साथ साथ मोशन करें, क्योंकि अपन इसको इधर लेके जाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो स्पेसिफिक फोर्स इधर से पीछे चला जाएगा, लेकिन इस पे कुछ फ्रिक्शन होगा जो इसको रोक के रखेगा, ठीक है गाइस। तो देखते हैं F1 मैक्सिमम वो होता है μ1 प्लस μ2 इंटू m1 प्लस m2g, कितना μ1 प्लस μ2 m1 प्लस m2g, ठीक है। देखो ये अपना मैक्सिमम फोर्स है, तो देखो यदि एक्सटर्नल फोर्स F मैक्सिमम से कम होगा तो दोनों बॉडी साथ साथ मोशन करेंगी, और उससे ज्यादा हो जाएगा दोनों बॉडी अलग अलग मोशन करने लग जाएंगी गाइस। आप इनका बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना, फ्रिक्शन एंड इंक्लाइन प्लेन में, ठीक है। कैसे, देखो एक तो ये वाला आता है कि देखो हाफ इंक्लाइन में तो नो फ्रिक्शन है, मतलब ऐसा दे रखा है कि एक इंक्लाइन है गाइस, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये इसका हाफ हो गया कि यहाँ से यहाँ तक तो कोई फ्रिक्शन नहीं है और यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन है, कि एक बॉडी को यहाँ से रेस्ट पे छोड़ दिया अपने को, वो यहाँ तक स्पीड आई वी और यहाँ से फ्रिक्शन की वजह से वापस से जीरो हो गया। समझ में आ गया इस टाइप की क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, देखो हाफ पे नो फ्रिक्शन और हाफ पे फ्रिक्शन, अपन जीरो से छोड़े उसको, यहाँ तक वो वेलोसिटी वी गेन किया, उसके बाद में जीरो हो गया। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये, ठीक है। आकाश की टेस्ट सीरीज, एलन की टेस्ट सीरीज तो बार भर के आता है, ठीक है। तो देखो इस केस में tan थीटा की वैल्यू आती है, tan थीटा इक्वल टू μ/2, या म्यू की वैल्यू आती है 2 tan थीटा, म्यू की वैल्यू कितनी आती है 2 tan थीटा आती है गाइस, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा केस आता है कि देखो एस दो इंक्लाइन अलग अलग इंक्लाइन देके रखते हैं वो, ठीक है, दो कि इनकी डिस्टेंस एस और एस है, ठीक है। इसमें वो टी टाइम लेता है और इसमें लेता है वो एन टी टाइम लेता है, ठीक है। इसमें यहाँ से जाने में एन टी टाइम लेता है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू 0 है, इसका म्यू है, ठीक है। तो इस केस में अपने को म्यू पूछता है वो, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछता है कितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आती है म्यू इक्वल टू tan थीटा ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन n स्क्वायर, ये याद रख लेना है, स्पेशल केस में आता है, ठीक है। अब देखो इफ F फोर्स इज रिमोट फ्रॉम एनी इक्विलिब्रियम स्टेट देन नेट फोर्स ऑन सिस्टम इक्वल टू F,
समझ में आ गया मैंने क्या बोला है कि यदि किसी इक्विलिब्रियम स्टेज में, इक्विलिब्रियम स्टेज क्या हो गया कि मतलब नेट फोर्स उसका जीरो है, किसी बॉडी पे नेट खूब सारे फोर्स लगे हुए हैं, वो आपस में कैंसिल आउट करके नेट फोर्स जीरो कर रहे हैं, लेकिन मैंने कोई फोर्स रिमूव कर दिया कि ये फोर्स मैं हटा देता हूं, तो नेट फोर्स उतना उस रिमूव किए गए फोर्स के बराबर ही होता है। देखो जैसे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, सारे फोर्स ये इसको कैंसिल कर दे रहा है, ये इसको कैंसिल कर दे रहा है, पर इस केस में मैंने ये वाला फोर्स हटा दिया है, तो अब इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, देखो ये तो इसको कैंसिल कर देगा, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो नेट फोर्स एफ लगेगा, जितना मैंने हटाया था उतना ही फोर्स लगेगा। तो अब इस बॉडी पे एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ इक्वल टू एम ए और ए इक्वल टू एफ बाई एम। ठीक है गाइस, अब देखो ये एक चेन वाला क्वेश्चन भी आता है कि देखो ऐसे सरफेस पे एक चेन एल लंबाई की लेंथ की एक चेन है ना जो लटकी गई है, ठीक है ना, तो कितनी लेंथ अपन उसको रख सकते हैं जिसपे वो स्लिप ना हो, ऐसा वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, पीवाईक्यू में भी आता है बार बार। तो इस वाई की लेंथ आती है कितनी, तो म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन, म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन, म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन, बार बार याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं गाइस स्प्रिंग फोर्स वगैरह अपन वर्क पावर एनर्जी में देखेंगे, लेकिन अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो स्प्रिंग आपको ऐसे डिनोट करके रखता है वो, ठीक है, कि एफ टेंशन है, एफ टेंशन, इसका मतलब ये नहीं है कभी भी ऐसे दे रखा हो ना कि रस्सी में टेंशन टी और टी है, यहाँ से टेंशन पूछे तो ऐसे मत बोल देना यहाँ टू टी हो गया, टी और टी टू टी, दोनों तरफ से टी टी खींच रहे, नहीं, हर पॉइंट में इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, वो है टी। वैसे स्प्रिंग के भी अब इस स्प्रिंग का फोर्स एफ है, ऐसे नहीं कि एफ एफ टू एफ हो गया, एफ है, ठीक है गाइस, और ये है इसका टेंशन। देखो अब कितना फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, क्या एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला आता है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां माइनस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट, कि जिस डायरेक्शन में अपन स्प्रिंग को खींचेंगे ना, मतलब अपन ने उसको एक्सटेंशन करवाने का ट्राई किया है, तो जो फोर्स है ना उसको वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाने का बोलेगा, मतलब अपन उसको खींचेंगे तो उसको वापस से कंप्रेशन कराने का सोचेगा, यदि अपन ने उसको कंप्रेस किया तो उसके एक्सटेंशन कराने का सोचेगा, ठीक है ना। आप समझते हो कि मैं बोल भी कह रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है गाइस। उसके बाद देखते हैं कि के एक्स इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, कि नॉर्मल स्प्रिंग का के वैल्यू और एक्स वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। और जब अब स्प्रिंग को अपन टुकड़ों में बांटने की बातें करते हैं तो इससे हो जाता है k1 x1 इक्वल टू k2 x2, ठीक है। देखो के एक्स हो गया, अब एक स्प्रिंग थी उसका के और एक्स था, अब ये दूसरी स्प्रिंग है उसको x बाई 2 में बांट दिया, तो k1 x1 करके अपन के फाइनल की वैल्यू 2 के निकल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी सिलेबस में है तो दे तो रखा है, ठीक है। देखो एक बॉडी मास है, ठीक है, इस पे ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा गाइस, ये होगा इसका नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स और जो नॉर्मल के बीच में जो फाई एंगल आता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं गाइस, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे आप, देखो ये हो गया tan थीटा, tan थीटा क्या होता है गाइस, L अपॉन A, ठीक है, तो ये tan थीटा हो गया, तो ये हो गया उसकी L और ये कितना हो गया उसका A, ठीक है। तो L की वैल्यू Fs और A की वैल्यू होगी N, ठीक है। अब देखते हैं कहीं भी वेटलेस लिखा हुआ हो, वेटलेस का मतलब अपने को ग्रेविटेशनल को जीरो कर देना है, जी की वैल्यू जीरो कर देने का, ठीक है। पुलिंग इज द मोर एफर्टलेस देन द पुशिंग, आपको पता है पुलिंग क्यों आसान है, देखो ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो पुशिंग में क्या करते हैं, किसी चीज को अपन पुश कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। पुल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसको अपन ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। देखो इस कंडीशन में अपन उसको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं, एन में ऐड हो जाए, जो इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स है ना और बढ़ जाता है, और इसमें अपन एन को कम कर रहे हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को कम कर रहे हैं, मतलब थोड़ा उसको सरफेस के कॉन्टैक्ट में आने से रोक रहे हैं, तो इस कंडीशन में तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा गाइस, तो ये आसान है रेदर देन कि ये, ठीक है गाइस। आप याद रखना कि जी की वैल्यू हमेशा 9.8 रख के न्यूमेरिकल सोल्व करना, यदि आपको जी की वैल्यू 10 नहीं दे रखी हो तो, ठीक है ना। और देख लेना ऑप्शन यदि क्लोज है तो 9.8 ही रखना, दूर है तो 10 भी रख के अपन कर सकते हो गाइस। तो ठीक है गाइस, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, ठीक है ना। इन फॉर्मूला सीट को आप बार बार लूप पे देखिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा, 2-3 बार जब आप अपन देखेंगे ना इनको तो आपको सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे। उसके बाद में आप पी/क्यू लगाइए गाइस, मैंने ये फॉर्मूला बार बार देख किए थे और पी/क्यू अच्छे से किए तो मेरी 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स स्कोर हो गया था, आपका भी हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए गाइस। अपन डेली बेसिस पे एक वीडियो लाके पूरा फिजिक्स का और फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो थैंक यू।